नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। सेरिया इसके खिलाफ नहीं था। कुलीन महिलाओं का यही हश्र होता था। विवाह ही उनके लिए सत्ता प्राप्त करने का मार्ग था। ये हमेशा से ऐसा ही रहा था। विवाह परिवारों के बीच एक सेतु का काम करता था, रेशम और शिष्टाचार में लिपटे एक जीवंत अनुबंध की तरह। बहुत कम लोगों को ही विशुद्ध प्रेम के लिए विवाह करने का सौभाग्य प्राप्त होता था। अगर उन्हें उच्च लक्ष्य रखने का मौका मिले, अगर परिवार को एक मजबूत सहयोगी हासिल करने का मौका मिले, तो अधिकांश कुलीन लड़कियां इसे स्वीकार कर लेंगी। सेरिया भोली नहीं थी, तो उसने केवल एक ही समस्या उठाई थी। लेकिन क्या वह पहले से ही राजकुमारी का मंगेतर नहीं है? वही तो ड्यूक एवरमून की प्रतियोगिता का विजेता था और पुरस्कारों में से एक ड्यूक की बेटी थी। अगर वह पहले से ही उससे जुड़ा हुआ है तो मेरे लिए कोशिश करना भी अनुचित होगा, है ना? इसके अलावा हमारी सिर्फ एक ही बातचीत हुई है और वह भी महीनों पहले। उसके पिता ने उपहास किया था। मिकनॉर जैसे शक्तिशाली व्यक्ति के लिए प्रतियोगिता का पुरस्कार उसे हमेशा के लिए बांधने के लिए काफी नहीं है, उसने कहा था। अगर वह कोई मामूली शूरवीर या गरीब बैरन होता तो बात अलग होती। लेकिन उसके जैसे लोग अपना रास्ता खुद चुनते हैं। ड्यूक और राजाओं को भी सोच समझकर सौदेबाजी करनी पड़ती है। जहां तक एक बातचीत की बात है, वह कम से कम कुछ तो थी, इसलिए आप अभी भी इसका लाभ उठा सकते हैं। उसका भाई मेज पर झुककर सोच विचार कर रहा था। उन्होंने आगे कहा, इसके अलावा हमारे सूत्रों के अनुसार राजकुमारी और उनके बीच कोई रोमांटिक रिश्ता नहीं दिखता। करीबी जरूर है, लेकिन उस तरह का नहीं। फिलहाल वे राजनीतिक सहयोगियों की तरह व्यवहार करते हैं। उसके पिता ने सिर हिलाया था। इसका मतलब यह है कि जब तक कोई फरमान जारी नहीं हो जाता तब तक सब कुछ अनिश्चित है। जब तक आप बेशर्मी या अनादर का भाव नहीं दिखाती तब तक उनके साथ अपने संबंध मजबूत करने में कोई बुराई नहीं है। आप उनसे जल्दी मिल चुकी हैं, इस मौके का फायदा उठाएं। यही एक ऐसा लाभ है जो अन्य कुलीन महिलाओं को नहीं मिलता। उस समय तो ये बात तर्कसंगत लगी थी, इसलिए वह आज रात यह सोचकर आई थी, मैं उससे पहले की तरह ही बात करूंगा। अगर इससे कुछ नतीजा निकलता है तो ठीक है, अगर नहीं तो कम से कम मुझे ये तो पता रहेगा कि मैंने कोशिश तो की। अब यहाँ खड़े होकर राजकुमारी की शांत निगाहों को कभी कभार अपने ऊपर पड़ते हुए महसूस करते हुए उसे आखिरकार कुछ एहसास हुआ। उसके पिता द्वारा दी गई जानकारी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विवरण छूट गया था। ऐसा नहीं था कि उनमें रोमांटिक भावना बिल्कुल नहीं थी। बात यह थी कि माइकनॉर और राजकुमारी एरियन के बीच जो कुछ भी था वह बाहरी लोगों के लिए स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आता था। करीब से देखने पर यह अलग था। सेरिया अब इसे देख सकती थी। जब वह बोलता था तो राजकुमारी बहुत जल्दी सहज हो जाती थी। माइकनॉर के लहजे में अनजाने में ही बदलाव आ गया जब उसने उससे बात की। जिस तरह से वे मौन में भी एक दूसरे की लय को समझते प्रतीत होते थे। सेरिया ने अपनी आंखें थोड़ी नीचे कर ली, उसकी पलकें कांप रही थीं। कोई रोमांटिक रिश्ता नहीं वाली बात तो धरी रह गई। उसके पिता के आत्मविश्वास से भरे शब्द उसके दिमाग में व्यर्थ ही गूंज रहे थे। अभी भी सब कुछ अनिश्चित है। क्या सच में ऐसा है? उसने मन ही मन कड़वाहट से सोचा। गले में हो रही जकड़न को छिपाने के लिए उसने शराब का एक और छोटा घूंट लिया। वह अपने परिवार से नाराज नहीं थी। कुलीन लोग ऐसा ही सोचते थे। वे इसी तरह जीवित रहते थे। वह सिर्फ खुद से नाराज थी। वह इस बात से नाराज थी कि उसने इतनी आसानी से सहमति दे दी थी। वह इस बात से चिढ़ गई थी कि वह सीधे एक ऐसी स्थिति में फंस गई थी जिससे ऐसा लग रहा था कि वह किसी दूसरी महिला के आदमी को चुराने की कोशिश कर रही है, भले ही अभी तक कुछ हुआ न हो। सबसे ज्यादा तो वह समय को लेकर नाराज थी। उसके लौटने के लिए यही सबसे खराब समय था। उसने एरियन की ओर एक नजर डाली। राजकुमारी के चेहरे पर अब भी वही विनम्र और संयमित भाव था। कोई खुली शत्रुता नहीं थी, कोई स्पष्ट असंतोष नहीं था। लेकिन सेरिया भी एक कुलीन महिला थी। वह एरियन के कंधे में मौजूद हल्की सी अकड़न को महसूस कर सकती थी। जब भी सेरिया माइकल की ओर देखती थी, उसकी आंखों में एक सूक्ष्म सतर्कता झलकती थी। सेरिया ने धीरे धीरे सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें अलग थलग करने आया हूं। अगर हालात पहले से ही इस तरफ झुक रहे हैं तो मैं बहुत ज्यादा जिद करके खुद को शर्मिंदा नहीं करूंगा। वह थोड़ा सीधी हुई और उसकी नजरें फिर से हॉल पर टिक गईं। अगर वह अजीब दिखे बिना पीछे नहीं हट सकती थी तो कम से कम वह ठीक से व्यवहार तो कर सकती थी। कम से कम उसने एक बात तो पक्के तौर पर तय कर ली थी, मैं उन बेवकूफ रईस लड़कियों की तरह व्यवहार नहीं करूंगी जो किसी भी उभरते सितारे पर फिदा हो जाती हैं। उससे मेरा जो भी रिश्ता पहले था, अब मैं उसे सिर्फ दोस्ती ही मानूंगी। अगर किस्मत ने चाहा तो वो अपने आप हो जाएगा, अगर नहीं तो कोई बात नहीं। गिलास पर उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। उसके बगल में कहीं माइकल ने बेफिक्री से शराब का एक और घूंट लिया और अब भी अपने उस शांत कोने का आनंद ले रहा था जो किसी तरह केवल उसके बगल में बैठी दो लड़कियों के दिमाग में ही युद्ध क्षेत्र में बदल गया था। सेरिया ने धीरे धीरे सांस छोड़ी। दृढ़ निश्चय के साथ उसके होंठ आपस में दब गए। हाँ, मित्रता, शांत, गरिमापूर्ण। मैं उन बेताब लड़कियों की तरह नहीं बनूंगी जो किसी भी सुंदर चेहरे पर इसलिए फिदा हो जाती है क्योंकि वह दूसरों से थोड़ा ज्यादा आकर्षक दिखता है। एक पल बीत गया। उसकी निगाहें थोड़ी सी इधर उधर घूम गईं और तुरंत ही उसका संकल्प डगमगा गया। क्योंकि हे भगवान, वह पहले से भी ज्यादा आकर्षक क्यों हो गया है? एक पल के लिए उसका दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो गया। क्या वह हमेशा से ऐसा ही दिखता था? क्या वह भूल गई? वह सूट उसे बहुत ही सटीक रूप से फिट हो रहा था।
उसके बाल करीने से पीछे की ओर बंधे हुए थे, जिससे उसकी तीखी विशेषताएं और भी अधिक उभरकर सामने आ रही थी। उसके चेहरे पर दिख रहे शांत और बेफिक्र भाव से भी कोई मदद नहीं मिली। उसने निगल लिया, यह अन्याय है, सरासर अन्याय। किसी पुरुष को इस तरह दिखने की अनुमति कैसे दी जा सकती है? सेरिया का अहंकार बेशर्मी से भड़क उठा। माइकल निस्संदेह अब तक देखी गई सबसे खूबसूरत चीज थी। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, वह सचमुच मेरे जीवन में देखा गया सबसे सुंदर पुरुष है। क्या राजकुमारी भी उससे मोहित हो गई है? उसके मन में एक विचार आया, अगर वह राजकुमारी के बगल में खड़ा न होता तो क्या मैं और अधिक प्रयास करने की हिम्मत कर पाती? शर्म से उसके गाल लाल हो गए। रुको, बिल्कुल नहीं, शर्मनाक विचार, बेतुका विचार, तुरंत डिलीट करो। लेकिन वह विचार अपने आप नहीं मिटा, वह वहीं पड़ा रहा। दुर्भाग्य से सेरिया के लिए, हालांकि वह वास्तव में माइकल के समान उम्र की थी, लेकिन उसके व्यवहार, उसकी दिखावट और उसके छोटे कद के कारण माइकल उसे पूरी तरह से अपने चचेरे भाई की हमउम्र ही समझता था। इसी तरह कई मिनट बीत गए, फिर अचानक बिना किसी चेतावनी के संगीत बंद हो गया। सभी वाद्य यंत्र एक साथ शांत हो गए। भोजघर में सन्नाटा छा गया। उस स्थान पर एक तेज स्पष्ट आवाज गूंज उठी, शाही परिवार यहाँ है। सभी की निगाहें भव्य प्रवेश द्वार की ओर मुड़ गईं। विशाल द्वार धीरे धीरे खुले और एक जुलूस अंदर दाखिल हुआ। कवचधारी रक्षक सबसे आगे चले, फिर 3 शख्स शांत और गरिमामय कदमों से हॉल में प्रवेश कर गए। भीड़ में सन्नाटे की लहर दौड़ गई। कुलीनों ने अपनी पीठ सीधी कर ली, अन्य लोगों ने सम्मानपूर्वक अपना सिर झुका लिया। माइकल की निगाहें तीनों की ओर घूम गईं। भारी और अलंकृत वस्त्र पहने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति सबसे आगे चल रहा था। उसके चेहरे पर शांति का भाव था। उसके पीछे 2 युवा पुरुष थे, दोनों ही परिष्कृत पोशाक में सजे हुए थे। माइकल को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उसने उनमें से 2 को तुरंत पहचान लिया। वह अधेड़ उम्र का व्यक्ति राज्य का दूसरा राजकुमार था, जिसके साथ वह एक बार भ्रम की स्थिति में फंस गया था, इससे पहले कि माइकल ने स्थिति को स्थिर करने में मदद की। दाहिनी ओर खड़ा छोटा लड़का 7वां राजकुमार था, वही राजकुमार जो राजधानी में माइकल के शुरुआती दिनों में मेजलियान के कार्यालय में था और जिसका एक विशेष रूप से असभ्य निजी अंगरक्षक था। तीसरे व्यक्ति की बात करें तो माइकल ने उसका अध्ययन किया, एक ऐसा युवक जो आत्मविश्वास और शांत सूझबूझ से भरा हुआ था। वह अन्य 2 राजकुमारों के साथ ऐसे चलता था मानो वह उन्हीं का हिस्सा हो। माइकल उसे नहीं जानता था, लेकिन उनके साथ उनकी स्थिति को देखते हुए उनका दर्जा भी समान ही रहा होगा। एरियन की उंगलियां गिलास पर थोड़ी देर के लिए रुक गईं। सेरिया अवचेतन रूप से सम्मानपूर्वक सीधी खड़ी हो गई। कमरे में फुसफुसाहटें तालाब में उठने वाली लहरों की तरह फैल गईं। माइकल बस शांति से देखता रहा। किसी शाही व्यक्ति का इस तरह के हॉल में प्रवेश करना सब कुछ बदल देता था, लेकिन माइकल के लिए इसका मतलब सिर्फ इतना था कि भोज में फिर से शोर बढ़ जाएगा, जिसका अर्थ ये था कि जिन 2 घबराई हुई लड़कियों के बगल में वह शांति और सन्नाटे का आनंद ले रहा था, वह जल्द ही समाप्त होने वाला था। दया। माइकल ने शराब का एक और घूंट लिया। जैसे ही उसने गिलास नीचे रखा, उसे अपने बगल में एक हल्की सी हलचल महसूस हुई। एरियन एकदम शांत हो गई थी, उस सम्मानजनक तरीके से नहीं जैसा कि बाकी सभी ने किया था। उसकी उंगलियां, जो उसके गिलास के डंठल पर हल्के से टिकी हुई थीं, अब उसे कुछ ज्यादा ही मजबूती से पकड़े हुए थीं। उसकी निगाहें भी बाकी सब लोगों की तरह प्रवेश द्वार पर टिकी हुई थीं, लेकिन बाकी सब लोगों के विपरीत वह दूसरे राजकुमार की ओर नहीं देख रही थी, न ही 7वें स्थान पर। उसकी निगाहें पूरी तरह से तीसरे व्यक्ति पर टिकी हुई थीं। वह अपरिचित व्यक्ति। माइकल की निगाहें उसकी दृष्टि की दिशा का अनुसरण करती रहीं। वह युवक अन्य राजकुमारों के साथ शांत और संयमित भाव से चल रहा था। वह ज्यादा मुस्कुराता नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर एक निश्चित प्रकार का शांत आत्मविश्वास झलक रहा था। एरियन के चेहरे के भाव में सतही तौर पर कोई खास बदलाव नहीं आया, लेकिन माइकल के आसपास वह जो सहजता आमतौर पर दिखाती थी, वह गायब हो गई थी। उसकी जगह कुछ अधिक सतर्कता ने ले ली थी। माइकल ने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ी। ये सिर्फ शाही परिवार के आने की वजह से नहीं था। एरियन इसी माहौल में पली बड़ी थी। राजकुमारों और रईसों को देखना उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। वह साधारण समारोहों को लेकर भी परेशान नहीं होती थी, जिसका मतलब ये था कि समस्या पूरे समूह में नहीं थी, खास तौर पर वही आदमी था। माइकल ने उसे कुछ देर और देखा, फिर अपनी निगाहें वापस उन तीनों पर टिका दी। तो बात कुछ ऐसी है। उसे अभी तक ये नहीं पता था कि वह क्या था, लेकिन वह इतना तो जानता ही था कि उस आदमी के अंदर आने तक एरियन का मूड स्थिर था। उसने उससे पूछने के बारे में सोचा, ये काफी सरल होगा, एरियन वह कौन है? लेकिन अगर यह कोई संवेदनशील मामला होता तो एरियन खुलकर जवाब नहीं दे पाती। इसलिए माइकल ने थोड़ा सा दूसरी तरफ मुड़ने का फैसला किया। लेडी सेरिया, उसने सहजता से कहा। उसकी आवाज में तनाव नहीं था। 7वें राजकुमार के बगल में बैठी महिला, क्या आप जानती हैं कि वह कौन है? सेरिया, जो खुद को पास की दीवार में पूरी तरह से घुल मिल जाने की पूरी कोशिश कर रही थी, ने पलकें झपकाई। उसने उसकी निगाहों का पीछा करते हुए प्रवेश द्वार की ओर देखा, फिर उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। आप उन्हें नहीं जानते, सर माइक? उसने धीमी आवाज में पूछा, मानो यह विचार ही उसके लिए आश्चर्यजनक हो। माइकल ने हल्के से अपना सिर हिलाया। सेरिया एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर इतना झुक गई कि उसके शब्द दूर तक न पहुंच सके। ये तो 9वें राजकुमार हैं, उसने धीरे से कहा। राजकुमार रेलियन लायनहॉट। वह थोड़ी देर रुकी, फिर उसने गपशप और मौन प्रशंसा से भरी कोमल आवाज में कहा, उन्हें अक्सर उत्तर का भाला कहा जाता है। कई लोग उन्हें सिंहासन के सबसे मजबूत दावेदारों में से एक मानते हैं। माइकल की निगाहें एक पल के लिए राजकुमार पर टिकी रहीं। 9वां राजकुमार, सिंहासन का दावेदार। उसने फिर से एरियन की ओर तिरछी नजर डाली। उसकी निगाहें अब भी रेलियन पर टिकी हुई थीं। सेरिया की आवाज और भी धीमी हो गई। अनजाने में ही उसमें जिज्ञासा झलकने लगी। उन्होंने कहा, एवरमुंडची के साथ उनके काफी करीबी राजनीतिक संबंध भी हैं।
अतीत में ऐसी अफवाहें भी थीं कि वे शादी के जरिए उनसे जुड़ सकते हैं। माइकल ने अपनी उंगलियों से एक बार गिलास को थपथपाया। मैं समझ गया, उसने धीमी आवाज में कहा। मन में एक विचार उत्पन्न हुआ। तो इसलिए तुम्हारा मूड बदल गया, एरियन? माइकल ने कुछ और सेकंड के लिए राजकुमार रेलियन पर अपनी निगाहें टिकाए रखी। एवरमून डची से राजनीतिक संबंध रखने वाला एक व्यक्ति और शादी की पुरानी अफवाहें। धीरे धीरे माइकल ने अपना गिलास नीचे रख दिया। एरियन का हाव भाव अभी भी संयमित था, लेकिन वह सूक्ष्म तनाव उसके कंधों से कभी दूर नहीं हुआ। जैसे ही उसे माइकल की निगाहें अपने ऊपर महसूस हुई, उसकी नजरें राजकुमार से हट गईं, फिर भी उसके चेहरे पर हल्की सी अकड़न बनी रही। माइकल ने अपनी निगाहें फिर से सामने की ओर घुमाई। उसके विचार धीरे धीरे आपस में गुंथने लगे। उन्हें ड्यूक का टूर्नामेंट याद आ गया। असाधारण प्रतिभाओं के लिए एक प्रतियोगिता, एक भव्य आयोजन जिसे राज्य के आधे हिस्से ने देखा, और अंतिम पुरस्कार ड्यूक की बेटी का हाथ। तब भी माइकल को यह अजीब लगा था। वह जानता था कि यह एक साजिश है। एक ड्यूक इतनी महत्वपूर्ण चीज को खुलेआम प्रदर्शन के लिए क्यों रखेगा? अब जब उसने राजकुमार रेलियन के प्रति एरियन की प्रतिक्रिया देखी तो उसे कुछ समझ में आया। बिल्कुल, यह संयोगवश नहीं हुआ था। ड्यूक की प्रतियोगिता का उद्देश्य केवल एक प्रतिभाशाली युवक को पुरस्कृत करना नहीं था। यह एक कदम था। पुरस्कार की सार्वजनिक घोषणा करके और इसे एक प्रतियोगिता से जोड़कर ड्यूक ने मामले को सम्मान के वादे में बांध दिया। पुरस्कार की सार्वजनिक घोषणा करके और इसे एक प्रतियोगिता से जोड़कर ड्यूक ने मामले को सम्मान के वादे में बांध दिया। अगर कोई जीत जाता तो उसे यह अधिकार प्राप्त होता। यदि कोई ऐसा नहीं करता तो कोई भी कुलीन या राजकुमार शिकायत नहीं कर सकता था। इससे शाही परिवार को सीधे तौर पर नाराज किए बिना राजनीतिक दबाव को रोका जा सकेगा। माइकल ने चुपचाप सांस छोड़ी। अब रेलियन को देखते हुए सब कुछ समझ में आ गया। अगर मेरा अस्तित्व ही न होता, अगर वो टूर्नामेंट किसी और तरह से होता, अब तक तो उसकी शादी हो चुकी होती। उसके भीतर एक ऐसी अनुभूति हुई जिसे वह तुरंत पहचान नहीं पाया। ये गुस्सा नहीं था, ये ईर्ष्या नहीं थी, लेकिन ये सुखद भी नहीं था। उसके गले में हल्की सी बेचैनी थी, सूक्ष्म लेकिन लगातार। एक पल के लिए उसने सोचा कि क्या यह इसलिए था क्योंकि एरियन अभी जवान थी और उसका पूरा जीवन उसके सामने था। शायद मुझे किसी को कम उम्र में जबरन शादी करने का विचार पसंद नहीं है, उसने कहा। तर्क दिया, लेकिन उसके मन के एक छोटे से हिस्से में दबी हुई असहमति थी। उसने उस विचार को मन से हटा दिया। सर माइक, एरियन की आवाज धीरे से उसके बगल में सुनाई दी। माइकल ने पलकें झपकाईं और अपना सिर थोड़ा सा घुमाया। अब वह अधिक शांत लग रही थी, हालांकि उसकी आंखों में अभी भी कुछ ऐसा भाव था जिसे समझना मुश्किल था। क्या कुछ गड़बड़ है? उसने पूछा। माइकल ने सिर हिलाया। नहीं, बस सोच रहा था। सेरिया तिरछी निगाहों से उन दोनों को देख रही थी। वह ये जानने के लिए बेताब थी कि उनके बीच अभी अभी क्या हुआ था, लेकिन वह इतनी शिष्ट थी कि उसने पूछा नहीं। माइकल ने अपना ध्यान वापस हॉल की ओर लगाया। राजकुमार रेलियन अब रईसों का अभिवादन कर रहे थे, लेकिन एरियन अब उसकी तरफ नहीं देख रही थी। वह माइकल को देख रही थी। सर माइक, उसने धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज पहले से ज्यादा संयमित थी। क्या आप इसके बाद मेरे साथ चलेंगे? माइकल ने सिर हिलाया। बिल्कुल। एरियन की उंगलियां गिलास पर ढीली पड़ गईं। तनाव आखिरकार कम हो गया। सेरिया ने उन दोनों के बीच देखा और महसूस किया कि एक और अदृश्य खंजर उसकी छाती में घुस गया है। इसी बीच माइकल ने शराब का एक और घूंट लिया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके सीने में वह अजीब सी बेचैनी अभी भी क्यों बनी हुई है, लेकिन उन्हें एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ आ गई थी। अगर ड्यूक अभी एक और प्रतियोगिता आयोजित करे तो उन्हें यकीन नहीं था कि पुरस्कार राशि समान रहने पर उन्हें सहज महसूस होगा या नहीं। उसे इसका कारण पता नहीं था, लेकिन वह नहीं था। एरियन ने गहरी सांस ली, मानो खुद को संभाल रही हो। फिर उसने अपनी नजर हॉल के दूसरे छोर पर बने ऊंचे चबूतरे की ओर उठाए। ऐसा लगता है कि आज रात भोज की बागडोर महामहिम द्वितीय राजकुमार के हाथों में होगी, उसने धीमी आवाज में कहा। माइकल ने उसकी दृष्टि की दिशा का अनुसरण किया। तीनों राजकुमार आगे की ओर बढ़ रहे थे। नौकर और अधिकारी बड़ी सहजता से अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए, मानो सब कुछ पहले से ही पूर्वाभ्यास किया गया हो। संगीतकार भी संकेत की प्रतीक्षा में फिर से तैयार होने लगे। माइकल ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। दूसरा राजकुमार ही क्यों? उसने पूछा। अगर वे सभी सिंहासन के दावेदार हैं तो क्या वे इस भूमिका को समान रूप से साझा नहीं करेंगे? एरियन ने हल्की, लगभग व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। सैद्धांतिक रूप से तो यह आदर्श स्थिति होगी, उसने उत्तर दिया, लेकिन यह शाही परिवार है। श्रेष्ठता का सम्मान करना अभी भी आवश्यक है। पद और वरिष्ठता का कोई न कोई कारण होता है। उसने अपना गिलास उठाया और एक हल्का सा घूंट लिया, फिर आगे बात जारी रखी। सिंहासन के दावेदारों में भी अंतर है। जन्मक्रम, उपलब्धियां, सैन्य समर्थन, राजनीतिक समर्थन। द्वितीय राजकुमार 7वें और 9वें राजकुमार से उम्र में बड़ा है, खुले दरबार में अधिक अनुभवी है। संयोग से सिंहासन प्राप्त करने की सबसे अधिक संभावना रखने वाला वह दूसरा व्यक्ति भी है। माइकल ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। दूसरा? एरियन ने हल्के से सिर हिलाया। उन्होंने कहा, राजकुमार के ही सिंहासन पर बैठने की सबसे अधिक संभावना है। कम से कम खुले तौर पर मान्यता मिलने के मामले में तो यही है। उनके ठीक बाद दूसरे राजकुमार का स्थान है। उनका गुट बहुत स्थिर है। कुलीन वर्ग उनके स्वभाव पर भरोसा करता है। कई सैन्य अधिकारी उनके रिकॉर्ड का सम्मान करते हैं। ये स्वाभाविक है कि युवराज की अनुपस्थिति में ऐसे औपचारिक अवसरों की देखरेख वही करें। माइकल ने उस आदमी को दोबारा देखा। इसका एक और उद्देश्य भी है, एरियन ने धीरे से कहा। आज रात उन्हें सबसे आगे खड़े होने की अनुमति देकर शाही परिवार सभी को ये याद दिलाता है कि वह अभी भी एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। अन्य राजकुमारों के उदय के बावजूद पुरानी व्यवस्था अभी तक ध्वस्त नहीं हुई है। उनकी आवाज में आलोचना का कोई स्पष्ट संकेत नहीं था, बस उन्हें इस बात की स्पष्ट समझ थी कि चीजें कैसे काम करती हैं।
सेरिया चुपचाप सुनती रही। उसके लिए ये सब जाना पहचाना था, दरबारी बातें, सत्ता का विश्लेषण। फिर भी माइकल के बगल में खड़े होकर एरियन को इतनी सरलता से समझाते हुए सुनकर सब कुछ अजीब तरह से अधिक जीवंत लगने लगा, मानो वे तीनों हॉल के किनारे के बजाय राज्य के केंद्र के पास खड़े हों। माइकल ने एक पल सोचा, तो फिर 9वें राजकुमार का क्या होगा? उसने पूछा। यदि दूसरा राजकुमार उत्तराधिकार में दूसरे स्थान पर है तो राजकुमार रेलियन का स्थान क्या होगा? एरियन हिचकिचाई, फिर उसने जवाब दिया, सरकारी मान्यता के लिहाज से उनका पद निम्न है, लेकिन सिंहासन के लिए संभावित खतरों के लिहाज से उनका पद उनके पद से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। उसके होंठ हल्के से मुड़े, लेकिन उसकी आंखें गंभीर थीं। कुछ लोग उन्हें छुपा रुस्तम कहते हैं। मुझे लगता है कि वह बस एक ऐसे व्यक्ति हैं जो दूसरों द्वारा तय की गई धारणाओं पर टिके रहने से इनकार करते हैं। माइकल ने उस बात को चुपचाप सुन लिया। द्वितीय राजकुमार, एक स्थिर उम्मीदवार। 9वां राजकुमार, अप्रत्याशित पहुंच वाला एक खतरनाक दावेदार। 7वां राजकुमार, एक युवा खिलाड़ी जिसमें आगे बढ़ने की काफी गुंजाइश है। राजपरिवार के वे टुकड़े पूरे राज्य की आंखों के सामने बड़े करीने से सजाए गए थे। संगीत में बदलाव आया और जैसे ही दूसरे राजकुमार ने सभा को संबोधित करने के लिए आगे कदम बढ़ाया, एक नई अधिक औपचारिक धुन में संगीत का स्वर ऊंचा हो गया। एरियन ने अपनी आवाज इतनी धीमी कर ली कि केवल माइकल ही उसे सुन सके। आज रात ज्यादातर अभिवादन, परिचय और अप्रत्यक्ष बातचीत होगी। इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है। माइकल ने उसके चेहरे पर एक नजर डाली। फिर भी तुम बेचैन लग रहे हो, उसने शांत भाव से कहा। एरियन एक पल के लिए रुकी, फिर उसने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। आज रात यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, बस यही वजह है, उसने जवाब दिया। और कुछ नहीं। माइकल ने इस बात पर उससे कोई सवाल नहीं किया। उसने बस एक बार सिर हिलाया। अच्छा, ऐसा है। सेरिया चुपचाप उन दोनों को देखती रही। दूसरे राजकुमार ने पूरी तरह से मंच पर कदम रखा। हॉल में सम्मानपूर्वक सन्नाटा छा गया। भोज का सही मायने में शुभारंभ हो चुका था। दूसरे राजकुमार की उपस्थिति किसी योद्धा की आभा या किसी जादूगर के दबाव की तरह जबरदस्त नहीं थी। ये परिष्कृत था, दूसरों से ऊपर रहने के आदि व्यक्ति का स्वाभाविक अधिकार। आदरणीय अतिथिगण, उन्होंने शांत और मधुर स्वर में कहना शुरू किया, जो भव्य हॉल में सहजता से गूंज रहा था। आज रात के भोज में शामिल होने के लिए हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं। कमरे में तालियों की एक मधुर लहर दौड़ गई। राजकुमार ने हल्के से सिर हिलाया और कुछ देर बाद आवाज मिटने दी, फिर आगे बात जारी रखी। उन्होंने कहा, आज की रात सिर्फ एक उत्सव नहीं है, ये हमारी एकता, हमारी ताकत और हमारे साझा भविष्य की याद दिलाती है। माइकल ने पलकें झपकाईं। सेरिया ने धीरे से अपना चेहरा सीधा किया, मानो उसे इस बात की उम्मीद हो। राजकुमार ने सहज आत्मविश्वास के साथ अपनी बात जारी रखी। हमारा लायनहॉट किंगडम हालांकि हमारे आसपास के कुछ राज्यों की तुलना में नया है, लेकिन इसने अपने अटूट संकल्प से इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया है। हमारे योद्धा अद्वितीय हैं। हमारे विद्वानों की मांग देश भर की अदालतों में रहती है। कई अन्य रईसों ने सहमति जताते हुए धीरे धीरे अपनी भावनाएं व्यक्त की। माइकल ने विनम्रतापूर्वक सुना। तब राजकुमार ने शांत गर्व के साथ अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई। काले सर्प साम्राज्य के अधीन हमारा राज्य 3 सबसे शक्तिशाली जागीरदार राज्यों में गिना जाता है। शाही दरबार में भी हमारी बात का महत्व है। कुछ लोगों ने तो इस पर खुलकर ताली भी बजाई। माइकल घूरता रहा। इन सभी अलंकारिक शब्दों का उद्देश्य क्या है? उसने अपनी शराब की एक घूंट ली। भाषण अच्छा लगा, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि इन सब बातों का भोज से क्या लेना देना है। उसके बगल में बैठी एरियन शांत और बिल्कुल तटस्थ भाव से सुन रही थी। सेरिया थोड़ी प्रभावित दिखी। माइकल ने मंच की ओर तिरछी नजर से देखा, फिर थोड़ा नीचे झुक गया। लेडी सेरिया, उसने धीमी आवाज में पूछा, आखिर इन सब का मकसद क्या है? सेरिया ने पलकें झपकाईं, मानो वह अपनी प्रशंसा से बाहर आ गई हो। मतलब? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। भाषण का मतलब? हाँ। उसने अपनी प्रतिक्रिया छिपाने के लिए गिलास में हल्के से खांसा। एरियन के कान मजे से फड़क उठे। सेरिया थोड़ा और करीब झुक गई, उसकी आवाज धीमी रही। शाही भोजों का यही तरीका होता है श्री माइक। राजकुमार को राज्य की शक्ति और एकता की पुष्टि करनी होती है। इससे कुलीन वर्ग आश्वस्त होता है। ये स्थिरता की छवि को मजबूत करता है कि हम मजबूती से खड़े हैं। माइकल उसे खाली निगाहों से देखता रहा। तो क्या ये राजनीतिक शेखी है? ये कहने का एक सीधा तरीका है, सेरिया ने स्वीकार किया, लेकिन मूल रूप से हाँ। माइकल ने धीरे से सिर हिलाया। अच्छा, ऐसा है। अंदर उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। बिल्कुल भी। यदि राज्य मजबूत है तो वह मजबूत है, अगर यह कमजोर है तो ये कमजोर ही है। अच्छे शब्द बोलने से कोई चीज कैसे मजबूत हो जाती है? उसने शराब का एक और घूंट लिया ताकि सेरिया की बात उसके दिमाग में बैठ जाए। मंच पर दूसरे राजकुमार ने अपना भाषण जारी रखा, जिसमें उन्होंने अब कुलीन वर्ग के योगदान, युवा पीढ़ी के साहस, रियासतों की समृद्धि और राज्य की प्रजा की वफादारी की प्रशंसा की। माइकल ने एरियन को घूर कर देखा। उसने उसकी निगाहों में देखा, उसके होंठ हल्के से मुड़े, मानो वह ठीक ठीक समझ गई हो कि वह क्या सोच रहा है। माइकल ने अपनी एक भौं ऊपर उठाई। उसने हल्की खांसी करते हुए दूसरी तरफ देखा। इस बीच सेरिया मंच से दिए गए प्रत्येक भव्य बयान पर विनम्र और सम्मानजनक भाव से सिर हिलाती रही, जब तक कि उसने माइकल को अपनी ओर देखते हुए नहीं देखा। उसने सिर हिलाते हुए बीच में ही रुककर जल्दी से शराब पीने का नाटक किया। माइकल ने एक बार फिर सेरिया की ओर देखा। तो क्या भाषणों से राज्य की शक्ति बढ़ती है? सेरिया को अपना पे पीते समय थोड़ी खांसी आ गई। एरियन ने अपना मुंह हाथ से ढक लिया और दबी हुई हंसी से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। सेरिया ने गरिमापूर्ण ढंग से गहरी सांस ली और फुसफुसाते हुए कहा, सर माइक, कृपया ऐसी बातें जोर से न बोलें। माइकल ने शांत भाव से सिर हिलाया। मैं नहीं करूंगा। सेरिया ने अपना हाथ अपने माथे पर रख लिया। एरियन ने धीरे से सांस छोड़ी और अब मुस्कुरा रही थी। उसका पहले वाला तनाव थोड़ा कम हो रहा था, भले ही थोड़ा ही सही।
और फिर भोज सचमुच आगे बढ़ने लगा। दूसरे राजकुमार द्वारा एक बार फिर हाथ उठाने पर तालियों की गड़गड़ाहट फिर से थम गई। उनके चेहरे के भाव में थोड़ा बदलाव आया, सहज आत्मविश्वास की जगह गंभीरता आ गई। उन्होंने कहा, बेशक आज रात सिर्फ पुनर्मिलन और आराम के लिए नहीं है। हॉल में और भी सन्नाटा छा गया। एक महत्वपूर्ण मुद्दा भी है जिस पर ध्यान देना आवश्यक है, एक ऐसा मुद्दा जिसके बारे में मुझे विश्वास है कि आप में से कई लोग पहले से ही जानते हैं। भीड़ में प्रत्याशा की एक हल्की सी गूंज फैल गई। माइकल की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। राजकुमार ने तनाव को बढ़ने देने के लिए कुछ देर का विराम लिया, फिर बोलना जारी रखा। उन्होंने कहा, मैं उस प्राचीन खंडहर की बात कर रहा हूं जिसे मेरे पिता, मेरे पूर्वज राजा ने हमारी भूमि की यात्राओं के दौरान खोजा था। वातावरण तुरंत बदल गया। कानाफूसी शुरू हो गई। कुछ क्षण पहले तक उदासीनता का दिखावा कर रहे कुलीन लोग भी अब पूरी तरह से चौकस नजर आ रहे थे। दूसरे राजकुमार ने फुसफुसाहट को बढ़ने दिया, फिर अपनी आवाज दोबारा बुलंद की। उन्होंने आगे कहा, ऐसा कहा जाता है कि यह एक महान व्यक्तित्व का है। एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम केवल टुकड़ों में ही मिलता है, फिर भी जिसकी शक्ति शाही मानकों के अनुसार भी असाधारण थी। उसने हल्की सी मुस्कान दी। पूरे ब्लैक सरपेंट साम्राज्य में इस स्तर के व्यक्तियों को उंगलियों पर गिना जा सकता है। हॉल में एक खामोश उदासी छा गई। जो लोग पहले अफवाहों को गंभीरता से नहीं लेते थे, वे भी अब बिना पलक झपकाए सुनने लगे। दूसरे राजकुमार ने कहा, इस खंडहर की खोज हमारे लायनहॉर्ट साम्राज्य के लिए एक बड़ा सौभाग्य था। उसने शब्दों को वही लटकाए रखा। उसका लहजा न तो घमंड भरा था और न ही विनम्रता से। उसने बस इसे एक तथ्य के रूप में कहा। उन्होंने आगे कहा, हालांकि कुछ परिस्थितियों के कारण हम इसे पूरी तरह से अपने लिए सुरक्षित नहीं कर पाए। सभी के विचार तेजी से बदल रहे थे। स्वाभाविक रूप से साम्राज्य स्तरीय व्यक्ति से संबंधित कोई वस्तु चुपचाप किसी मध्यम स्तर के राज्य के हवाले नहीं की जा सकती थी। फिर भी राजकुमार ने दृढ़ स्वर में कहा, शाही परिवार के प्रयासों, वार्ताओं और रियायतों के माध्यम से हमने अपने राज्य के कुछ सबसे प्रतिभाशाली युवाओं को बर्बादी की ओर भेजने का अधिकार सुरक्षित कर लिया है। फिर से फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। माइकल ने अपने आसपास कुछ वाक्यांशों को गूंजते हुए सुना। उन्होंने उनकी अनदेखी की। दूसरे राजकुमार ने फिर से हाथ उठाया और फुसफुसाहट शांत हो गई। मुझे लगता है कि आप में से अधिकांश लोग इन व्यवस्थाओं से पहले से ही परिचित हैं। अकादमियों ने अपने प्रतिनिधियों का चयन कर लिया है। राज्य के कुछ प्रमुख प्रांतों और महत्वपूर्ण संस्थाओं ने भी अपने उम्मीदवारों की पुष्टि कर दी है। कुछ रईसों ने संयमित गर्व के साथ मुस्कुराया। कुछ अन्य लोगों ने अपनी निराशा को अच्छी तरह से छिपा लिया। माइकल के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। हालांकि राजकुमार ने अपने होठों को हल्का सा मुड़ते हुए कहा, हम सभी जानते हैं कि लायनहॉर्ट किंगडम केवल अकादमी के अभिजात वर्ग और प्रत्यक्ष उत्तराधिकारियों से ही नहीं बना है। उसकी नजरें पूरे हॉल में घूमती रहीं। ऐसे कई असाधारण प्रतिभाएं हैं जो उन सुविधाजनक श्रेणियों से बाहर हैं। माहौल फिर बदल गया। कई लोग अनजाने में ही सीधे खड़े हो गए। राजकुमार ने आगे कहा, आप में से कुछ लोग आज रात यहाँ मौजूद हैं। इसीलिए राजकुमार ने गर्व भरे स्वर में कहा, शाही परिवार ने शाही दूतों और अन्य संबंधित पक्षों के साथ अपनी बातचीत जारी रखी। वह थोड़ी देर रुका, फिर उसने हल्की सी संतुष्टि भरी मुस्कान दी। और हमारे प्रयासों के माध्यम से हमने खंडहर में 10 अतिरिक्त स्थान हासिल कर लिए हैं। इस बार प्रतिक्रिया तत्काल और अनियंत्रित थी। हॉल शोर से गूंज उठा। 10, यहाँ तक कि माइकल ने भी अपनी भौहें थोड़ी सी ऊपर उठाईं। वह संख्या छोटी नहीं थी। इस स्तर पर प्रत्येक स्लॉट एक मध्य स्तरीय क्षेत्र के बराबर मूल्यवान था। उसके बगल में बैठी सेरिया ने धीरे से सांस ली। दूसरे राजकुमार ने हाथ उठाने से पहले कुछ देर तक हलचल जारी रहने दी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, ये 10 नए पद केवल अकादमियों तक ही सीमित नहीं रहेंगे, न ही इनका वितरण केवल जन्मस्थिति के आधार पर होगा। शोर बढ़ता गया। मंच पर दूसरे राजकुमार की मुस्कान थोड़ी और गहरी हो गई। उन्होंने कहा, मैं समझता हूं कि आप में से कई लोग उस स्थान में प्रवेश करने का अवसर चाहते हैं, अपनी किस्मत आजमाने के लिए, ऐसे अवसरों की तलाश करने के लिए जो शायद इस जीवनकाल में दोबारा न मिले। इससे कुछ फुसफुसाहटें शांत हो गईं। वातावरण में इच्छा और चिंता का मिश्रण था। माइकल ने अपने गिलास को हल्के से घुमाया और तरल पदार्थ पर प्रकाश पड़ते हुए देखा। राजकुमार के अगले शब्द धीरे धीरे सोच समझकर निकले। उन्होंने कहा, इसीलिए इन 10 नए पदों का निष्पक्ष वितरण करने के लिए और वास्तविक प्रतिभाओं को आगे आने का मौका देने के लिए हमने एक विशेष पद्धति पर निर्णय लिया है। तभी माइकल को कुछ एहसास हुआ। ये बात उसे बताई गई बातों से मेल नहीं खाती थी। 1 हफ्ते पहले एरियन ने बताया था कि प्रतिभागियों का चयन पहले ही हो चुका है। तो अचानक ये तमाशा क्यों बन रहा है? उनकी भौहें थोड़ी झुक गईं। उसके बगल में बैठी एरियन अभी भी मंच को देख रही थी। उसके चेहरे पर शांति का भाव था। माइकल ने अपनी निगाहें उसकी ओर घुमाई। उसे इसका एहसास हुआ और उसने उसकी ओर देखा। एक पल के लिए उनकी आंखें मिली। एरियन ने हल्के से कंधे उचकाए, इतने हल्के से कि जो कोई उसे नहीं जानता होता वह इसे बिल्कुल भी नहीं देख पाता। फिर उसने आगे की ओर ऐसे देखा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो आपको भी इसकी उम्मीद नहीं थी? उसे लगने लगा था कि शायद इतने समय बाद अब जाकर उसे ही इस नई जानकारी का पता चल रहा है। माइकल ने अपना ध्यान वापस दूसरे राजकुमार की ओर मोड़ा और यह जानने के लिए इंतजार करने लगा कि उसने कौन सी विशेष विधि तैयार की है। राजकुमार ने गहरी सांस ली, बोलने के लिए तैयार। महारानी। भीड़ के बीच से एक स्पष्ट आवाज उठी। इसे चिल्लाकर नहीं बोला गया था, फिर भी यह हॉल में स्पष्ट रूप से सुनाई दिया। बातचीत अचानक ऐसे टूट गई जैसे कोई धागा काट दिया गया हो। आवाज की दिशा में सबने सिर घुमा लिया। इस व्यवधान ने ही लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। ऐसे समय में जब राजकुमार कोई महत्वपूर्ण घोषणा करने वाले थे, कौन हिम्मत करेगा? माइकल की निगाहें इधर उधर घूमती निगाहों का पीछा करती रहीं जब तक कि वे बोलने वाले व्यक्ति पर आकर नहीं टिक गईं। मोर्चे के पास स्थित रईसों के एक समूह से एक युवक आगे बढ़ा। तुरंत ही कानाफूसी शुरू हो गई।
लियोनार्ड, क्या लॉर्ड लियोनार्ड यहाँ है? रानी का भतीजा, उद्धरण चिन्ह। इस बात को पहचानते ही पूरे हॉल में हलचल मच गई, जिससे झुंझलाहट और हैरानी सतर्कतापूर्ण ध्यान में बदल गई। माइकल की आंखें सिकुड़ गईं। लियोनार्ड वेल, उन्हें वह व्यक्ति स्पष्ट रूप से याद था। आखिरकार उससे हुई उसकी मुठभेड़ पहली बार थी जब उसने किसी ऐसे व्यक्ति से लड़ाई की जिसकी शक्ति सीधे उसके वंश से आती थी। वह स्मृति उसके मन में कौंध गई। दूसरे राजकुमार के चेहरे पर ज्यादा बदलाव नहीं आया, लेकिन उनकी आंखों के कोनों पर हल्की सी सिकुड़न ने उनके द्वारा बीच में बात बाधित किए जाने पर उनकी नाराजगी का संकेत दिया। लॉर्ड लियोनार्ड, उन्होंने कहा, उनकी आवाज अभी भी सहज थी। क्या आप कुछ बोलना चाहेंगे? लियोनार्ड ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए इतना ही झुककर अभिवादन किया कि वह सम्मानजनक लगे, लेकिन जरा भी अधीनता का भाव न दिखे। महामहिम, यदि यह आपको पसंद आए, लियोनार्ड ने कहा, इस विनम्र व्यक्ति की केवल एक छोटी सी विनती है, या शायद एक स्पष्टीकरण। हॉल में फिर से सन्नाटा छा गया। लियोनार्ड सीधा खड़ा हो गया, उसकी निगाहें प्लेटफॉर्म पर टिकी हुई थीं। इससे पहले कि आप इस विशेष विधि का खुलासा करें, उन्होंने स्पष्ट लेकिन धीमी आवाज में कहा, महामहिम, क्या आप हमें पहले ये बता सकते हैं कि मूल रूप से चयनित उम्मीदवार कौन थे? वे लोग जिन्हें इन 10 अतिरिक्त पदों के उपलब्ध होने से पहले चुना गया था। भीड़ में सन्नाटा छा गया। उन्होंने सचमुच ऐसा कहा था? कुछ रईसों का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने शाही परिवार की ओर जल्दी से नजर डाली, मानो उन्हें उम्मीद हो कि प्रवाह पर सवाल उठाने के अपराध के लिए उन पर बिजली गिरेगी। माइकल की भौहें थोड़ी सी ऊपर उठ गईं। आप ये सब यहाँ कर रहे हैं? उन्होंने लियोनार्ड वेल का और अधिक गहन अध्ययन किया। विनम्र मुस्कान, शिथिल कंधे। राज्य के अभिजात वर्ग के सामने एक राजकुमार को संबोधित करते समय भी उनकी आंखों में भय का कोई भाव नहीं था। आप क्या योजना बना रहे हैं? पूरा हॉल सांस रोककर बैठा था। दूसरे राजकुमार ने जवाब देने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन तभी एक और आवाज बीच में आ गई। दिलचस्प सवाल है। मुझे यकीन है कि यहाँ मौजूद हर कोई यही जानना चाहता होगा। सभी की निगाहें नए वक्ता की ओर घूम गईं, और कमरे में एक झटकी हुई घंटी की तरह सदमा फैल गया। राजकुमार रेलियन, स्वयं 9वें राजकुमार ने हस्तक्षेप किया था। कई रईस लगभग अपना आपा खो बैठे। कुछ तो सांस लेना ही भूल गए। किसी राजकुमार के काम में दखल देना तो पहले से ही अकल्पनीय था, लेकिन किसी आधिकारिक घोषणा के दौरान एक राजकुमार का दूसरे राजकुमार को टोकना, वह बिल्कुल अलग बात थी। दूसरे राजकुमार की उंगलियां हवा में ठहर गईं। उसके चेहरे के भाव में एक सूक्ष्म बदलाव, उसके जबड़े में मुश्किल से दिखाई देने वाली हल्की सी जकड़न ने उसकी शांति में एक छोटी सी दरार का खुलासा किया। दूसरे राजकुमार ने दोबारा जवाब देने की तैयारी की, लेकिन इससे पहले कि उनके होठों से एक भी शब्द निकल पाता, एक तीसरी आवाज ने भी बीच में प्रवेश कर दिया। मैं सहमत हूँ, 7वें राजकुमार ने हल्के स्वर में कहा। संपूर्ण शांति, सन्नाटा। संगीतकार भी जम गए। उनके हाथ तारों और कुंजियों पर अटके हुए थे। वे गलत तरीके से सांस लेने से भी डर रहे थे। 3 शाही आवाजों ने विपरीत धारा के विरुद्ध बात कही थी। ये सब द्वितीय राजकुमार की घोषणा को ध्यान में रखकर किया गया था। माइकल ने धीरे से अपना वाइन का गिलास नीचे रख दिया। यह मामला राजनीतिक मोड़ ले रहा है। दूसरे राजकुमार ने अपना उठा हुआ हाथ नीचे कर लिया। यह इशारा छोटा था, लेकिन उनके व्यक्तित्व में थोड़ी सी गंभीरता आ गई। एक अनुभवी दरबारी व्यक्ति की परिष्कृत शांति वापस आ गई और उनके भीतर सुलग रहे तनाव को ढक लिया। उनकी नजर सबसे पहले 7वें राजकुमार पर पड़ी, फिर 9वें की ओर, फिर अंत में लियोनार्ड वेल। एरियन ने हल्की सांस ली। सन्नाटे के बावजूद माइकल ने इसे सुन लिया। सेरिया की आंखें चौड़ी हो गईं, उसका हाथ मुंह तक पहुंचने से पहले ही जम गया। माइकल बढ़ती दिलचस्पी के साथ सब कुछ देख रहा था। किसी कारणवश उसे अराजकता का दर्शक बने रहना काफी दिलचस्प लग रहा था। माइकल शायद राजनीतिक रूप से उतना चतुर नहीं था या वातावरण में होने वाले हर सूक्ष्म बदलाव को समझने में सक्षम नहीं था, लेकिन जब संकेत इतने स्पष्ट थे कि एक आम आदमी भी उन्हें देख सकता था, तो स्थिति उसके लिए भी उतनी ही स्पष्ट हो गई जितनी किसी और के लिए। उसे भोजघर में इस समय क्या हो रहा था, इसकी बुनियादी समझ थी। द्वितीय राजकुमार मंच पर हाथ नीचे करके चेहरे पर शांत भाव लिए खड़ा था। उनके सामने रानी के भतीजे लियोनार्ड वेल थे। उनके दोनों ओर 9वें राजकुमार और 7वें राजकुमार थे, जिन्होंने अभी अभी सार्वजनिक रूप से लियोनार्ड से सहमति व्यक्त की थी। एक तरफ से 3 आवाजें, एक आवाज दूसरी आवाज पर। गहरी बातों को समझे बिना भी माइकल एक बहुत ही सरल बात बता सकता था। उन्हें दरबारी राजनीति के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन एक बात उन्हें बहुत अच्छी तरह पता थी। लोग राजकुमारों को आसानी से परेशान नहीं करते थे, और संभवतः राजकुमार बिना किसी कारण के दूसरे राजकुमारों के कार्य में बाधा नहीं डालते थे। एरियन, माइकल ने धीमी आवाज में कहा। उसने प्लेटफॉर्म से अपनी निगाहें हटाए बिना अपना सिर थोड़ा सा झुकाया। क्या ये सामान्य है? उसने पूछा। उसके होंठ फड़कने लगे। सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान राजकुमारों का आपस में बात करना। उसने धीरे से उत्तर दिया, हाँ, लेकिन उनमें से 2 का एक ही पंक्ति में खड़े होकर पूरे कुलीन वर्ग के सामने एक दूसरे को धक्का देना। उसकी आवाज और भी धीमी हो गई। नहीं, सामान्य नहीं है। माइकल ने हल्के से सिर हिलाया, इसलिए वह कल्पना नहीं कर रहा था। मंच पर अंततः दूसरे राजकुमार ने भाषण दिया। 7वें भाई, 9वें भाई। उनकी आवाज नर्म थी, उनका लहजा अभी भी विनम्र था। और लॉर्ड लियोनार्ड, ऐसा लगता है कि आज रात इस मामले में लोगों की दिलचस्पी काफी अधिक है। उनके शब्दों में कोई प्रत्यक्ष असंतोष नहीं था, लेकिन जो लोग उनकी भाषा शैली से परिचित थे, उन्होंने उसमें छिपी हुई तीखी भावना को महसूस किया। रेलियन ने हल्की सी मुस्कान दी। 9वें राजकुमार ने कहा, यह तो स्वाभाविक ही है। यह विनाश राज्य के भविष्य से जुड़ा है। यदि मूल उम्मीदवारों का चयन हो चुका है, तो नई विधियों की घोषणा करने से पहले उनके नाम साझा करने में मुझे कोई हर्ज नहीं दिखता। इससे सभी को ये तसल्ली हो जाएगी कि अब तक की प्रक्रिया निष्पक्ष रही है। शब्द हल्के थे, इसका ये तात्पर्य नहीं था। 7वें राजकुमार ने लगभग मासूमियत भरे भाव से सिर हिलाया।
जी हाँ, हमारे शाही परिवार के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है, उन्होंने कहा। अगर मूल सूची त्रुटिहीन है तो इसे सार्वजनिक रूप से बताने से विश्वास और मजबूत होगा। लियोनार्ड वेल ने इसके अलावा कुछ नहीं कहा। वह बस धैर्यपूर्वक खड़े रहे, मानो उन्होंने केवल एक जिज्ञासा भरा प्रश्न पूछा हो और फिर राजकुमारों को बोलने देने के लिए पीछे हट गए हो। दूसरे राजकुमार ने एक पल की खामोशी को बुझने दिया, फिर एक और। माइकल को ऐसा महसूस हो रहा था मानो कुलीन लोग तनाव के कारण दम घुट रहे हों। उनमें से कुछ ऐसे लग रहे थे जैसे वे हॉल से बाहर निकलना चाहते हों, लेकिन शिष्टाचार के कारण वहीं फंसे हुए थे। सेरिया माइकल के और करीब झुक गई, उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। ये बुरा है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। ये बहुत बुरा है। ऐसा कैसे? माइकल ने पूछा। सेरिया ने धीरे से सांस ली, उसकी निगाहें अभी भी प्लेटफॉर्म पर टिकी हुई थीं। चयन प्रक्रिया, उसने धीमी आवाज में कहा। अब तक इसे चुपचाप संभाला गया है। अकादमियों, रियासतों, शाही परिवार, सभी ने बातचीत की, समझौते किए, पक्षपात का संतुलन बनाया। उसने अपने होंठ गीले किए। यदि महामहिम इस मंच पर अभी नामों का खुलासा करते हैं और यदि कोई भी चयन पक्षपातपूर्ण, अत्यधिक राजनीतिक या किसी विशेष गुट की ओर अत्यधिक झुका हुआ प्रतीत होता है तो यह एक सार्वजनिक हथियार बन जाएगा। माइकल की निगाहें फिर से लियोनार्ड पर टिक गईं। उन्होंने कहा, इसलिए वे उसे अपना असली चेहरा दिखाने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। एरियन की पलकें एक पल के लिए झुक गईं। हाँ, उसने धीमी आवाज में उत्तर दिया। माइकल ने उस बात को आत्मसात कर लिया। वह कोई महान रणनीतिकार नहीं था, लेकिन वह भी इस स्तर की साजिश को समझ सकता था। यदि द्वितीय राजकुमार नामों का खुलासा करने से इनकार कर देता तो ऐसा प्रतीत होता कि वह कुछ छिपा रहा है। अगर उसने उनका खुलासा कर दिया तो उसके अंदर छिपे सारे पूर्वाग्रह सबके सामने आ जाएंगे। माइकल ने संक्षेप में उन लोगों के बारे में सोचा जिन्हें वह जानता था और जिन्हें पहले ही चुन लिया गया था। वह संभावित शिकायतों की पहले से ही कल्पना कर सकता था। एक बार इसका खुलासा हो जाने पर इसका मूल्यांकन सभी के निजी हितों के आधार पर किया जाएगा। क्या इस तरह के सवाल पूछने के खिलाफ कोई नियम नहीं है? माइकल ने पूछा। नियम तो हैं, एरियन ने धीरे से कहा। शक्ति भी है। उसकी निगाहें क्षण भर के लिए रेलियन पर टिक गईं। आज रात पूछने वाले मामूली रईस नहीं हैं। वे रानी के भतीजे और 2 राजकुमार हैं जो उत्तराधिकार की लड़ाई में प्रमुख स्थान रखते हैं। यदि महामहिम द्वितीय राजकुमार बहुत दृढ़ता से इनकार करते हैं तो ऐसा लगेगा कि वे उनसे डरते हैं। माइकल ने इस पर विचार किया। तो सरल शब्दों में, वह उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकता, लेकिन वह उन्हें बहुत ज्यादा जगह भी नहीं दे सकता। मंच पर पहुंचकर दूसरे राजकुमार ने आखिरकार खुद को हल्की सी हंसी हंसने की इजाजत दी। तुमने मुझे चोट पहुंचाई है, नौवे भाई, उसने होठों पर हल्की सी मुस्कान लिए कहा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतना मूर्ख हूं कि ऐसे सवालों के लिए तैयार हुए बिना कोई विधि प्रस्तुत कर दूं? उनकी आवाज फिर से मधुर हो गई थी, जो हॉल में साफ सुनाई दे रही थी। उन्होंने आगे कहा, मुझे मूल नाम साझा करने में कोई आपत्ति नहीं है। वास्तव में मैंने इस भोज के दौरान उन्हें पेश करने की योजना पहले ही बना ली थी। कुछ रईसों में स्पष्ट रूप से राहत के भाव दिखाई दिए। राजकुमारों द्वारा उसे घेरने का प्रयास कम से कम सती तौर पर विफल रहा था। दूसरे राजकुमार ने शालीनता से अपना हाथ उठाया। तुरंत ही एक शाही सेवक एक छोटा सा पत्र लिए आगे बढ़ा। लेकिन उससे पहले दूसरे राजकुमार ने कहा, मैं सभी को एक सरल बात याद दिलाना चाहूंगा। उसकी नजर पूरे हॉल पर घूम गई। ये खंडहर कोई पारिवारिक आंगन नहीं है। यह कोई प्रशिक्षण मैदान नहीं है। यह उस व्यक्ति की छाया से चिन्हित स्थान है जो साम्राज्य के शिखर के निकट खड़ा था। हमने जो स्थान प्राप्त किए हैं वे आसानी से नहीं मिले हैं। उनकी आवाज में थोड़ी सी नरमी आ गई। मूल सूची हर गुट को खुश करने के लिए नहीं बनाई गई थी, बल्कि अस्तित्व और सफलता की उच्चतम संभावना सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई थी। इसमें अकादमी के अभिजात वर्ग, राज्य के स्तंभ और वे लोग शामिल हैं जिनके योगदान को राजशाही द्वारा पहले ही मान्यता दी जा चुकी है। उस वाक्य के बाद माइकल को महसूस हुआ कि कुछ निगाहें धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ गईं। उन्होंने उनकी अनदेखी की। दूसरे राजकुमार ने सेवक को सिर हिलाकर अभिवादन किया। अब चूंकि इतनी रुचि है तो चलिए इसे पूरा करते हैं, उन्होंने शांत भाव से कहा। हम पहले मूल उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे, उसके बाद हम 10 नए पदों और उन्हें आवंटित करने की विधि के बारे में बात करेंगे। सेवक ने पांडुलिपि को खोला। हॉल आगे की ओर झुका हुआ था। हालांकि माइकल शांत रहा और अपनी उंगलियों के बीच गिलास के डंठल को महसूस करता रहा। उसे पहले से ही इस बात का मोटा मोटा अंदाजा था कि क्या होने वाला है। कुछ नामों को पुकारा जाएगा। कुछ लोग इससे प्रसन्न होंगे, दूसरों को बुरा लग सकता है, और उस सूची में कहीं न कहीं उनका अपना नाम भी था। वह सोचने लगा था कि प्रतिक्रिया क्या होगी। दूसरे राजकुमार ने चुप रहने का संकेत देते हुए अपनी थोड़ी थोड़ी ऊपर उठाई। उन्होंने कहा, हम शाही परिवार से शुरुआत करेंगे। एक बिल्कुल सामान्य शुरुआत, बल्कि अपेक्षित थी। हॉल की प्रतिक्रिया में यही बात झलकती थी। यह शाही परिवार था, जाहिर है उनके लिए एक स्लॉट होगा। माइकल ने स्वयं ही सिर हिलाया। काफी हद तक तर्कसंगत। दूसरे राजकुमार ने बोलना जारी रखा। मूल सूची में पहला नाम महामहिम 10वें राजकुमार का है। हॉल में हल्की सी हलचल मच गई, हालांकि पहले की तुलना में काफी शांत थी। माइकल ने पलकें झपकाईं। 10वां, वह अपने मन में उठने वाले विचार को रोक नहीं सका। उस बूढ़े राजा ने आखिर कितने बच्चों को जन्म दिया था? उसने मन ही मन उन राजकुमारों की गिनती की जिनसे वह मिला था या जिनके बारे में उसने सुना था। द्वितीय राजकुमार, 7वां राजकुमार, 9वां राजकुमार, अब 10वें राजकुमार, और भी बहुत से लोग थे जिन्हें उसने अभी तक नहीं देखा था। एरियन ने एक बार जिक्र किया था कि बूढ़ा राजा ऊर्जावान था। माइकल को अब शक होने लगा था कि जोशीला शब्द शायद विनम्र शब्द है, लेकिन किसी और चीज ने उनका ध्यान आकर्षित कर लिया। हॉल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बिल्कुल भी। कई रईसों ने बस सिर हिलाया, मानो उन्हें इसकी उम्मीद थी। कुछ तो उबे हुए भी दिखे। माइकल ने अपना सिर सेरिया की ओर घुमाया।
इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, एरियन ने उसके कंधे पर थपथपाया। उसकी आवाज ने बिना उसकी ओर देखे धीरे से उसकी बात काट दी। सर माइक, उसने धीरे से कहा, क्या मैं यहाँ अकेली हूँ जो मन ही मन प्रार्थना कर रही हूँ कि आप कोई स्पष्ट सवाल न पूछें। माइकल ने पलकें झपकाई। सेरिया का दम घुट गया। उसने उन दोनों के बीच घूर कर देखा। बेशक 10वें राजकुमार का ही चयन होगा, उसने आह भरते हुए कहा। युवा पीढ़ी में वही एकमात्र प्रत्यक्ष शाही उत्तराधिकारी है जिसकी प्रतिभा राजकुमारी प्रिसिला के बराबर है। राजकुमारी प्रिसिला के समान। एरियन ने कुछ ऐसा कहा था जिसने उसका ध्यान आकर्षित किया। माइकल की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। बेशक वह राजकुमारी प्रिसिला के बारे में जानता था। वह न केवल मूल भूमि में मिलने वाली पहली रैंक हरी मानव थी, बल्कि वह एकमात्र ऐसी व्यक्ति भी थी जो इस दुनिया के मूल निवासी न होने के रूप में उसकी पहचान का पता लगाने के करीब पहुंची थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह उसकी ताकत को समझता था। कहा जाता है कि उन्होंने 70 वर्ष की आयु से पहले ही उस स्तर को हासिल कर लिया था। माइकल को इसका मतलब समझ आ गया था। वह ये बात जानता था क्योंकि वह खुद भी उसी मोड़ पर अटका हुआ था। तीसरे रैंक तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं था। उस स्तर तक पहुंचने के लिए आवश्यक कानून की समझ एक ऐसी बाधा थी जिसने अनगिनत प्रतिभाशाली बच्चों को जीवन भर के लिए साधारण बना दिया। अगर वह अपने लिए एकदम सही कानून खोजने के प्रति अड़ियल न होता, अगर उसने दूसरों की तरह कोई आसान, अधिक सामान्य कानून अपना लिया होता, तो वह अब तक तीसरे रैंक में पहुंच चुका होता। यह इतना आसान तो नहीं था, लेकिन सच्चाई से बहुत दूर भी नहीं था। माइकल ने जल्दी उठने के लिए खुद को कमजोर करने से इनकार कर दिया। वह गति को स्वीकार कर सकता था, वह संघर्ष को स्वीकार कर सकता था, लेकिन जिस कानून से उन्होंने खुद को जोड़ा वही उनके आगे के जीवन पथ को आकार देगा। इसीलिए अन्य लोगों ने दशकों तक उस कानून की खोज में बिताए जो उनके लिए उपयुक्त था। निश्चित रूप से कुछ प्रतिभाशाली लोग कम महत्वपूर्ण कानून के साथ भी जल्दी सफलता प्राप्त करने में सक्षम थे, लेकिन उन्होंने अपने भविष्य को बर्बाद होने से बचाने के लिए कठिन मार्ग को ही चुना। राजकुमारी प्रिसिला की उपलब्धि ने उनकी असाधारण प्रतिभा को साबित कर दिया। चाहे उसने आसान रास्ता अपनाया हो या नहीं, समय से पहले तीसरे स्थान पर पहुंचना अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात थी। किसी राजकुमार के पास ऐसी प्रतिभा होना जिसकी तुलना उसके जैसी की जा सके, ये तो वाकई अद्भुत है, उसने धीमी आवाज में बुदबुदाया। हाँ, एरियन ने धीरे से कहा। शाही परिवार में 10वें राजकुमार को हमारी पीढ़ी का चमकता सितारा माना जाता है। दूसरे राजकुमार ने कानाफूसी के शांत होने का इंतजार किया। वो फिर से शांत और संयमित दिखाई दिए। उन्होंने कहा, चलिए आगे बढ़ते हैं। हॉल में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। माइकल ने वाइन ग्लास पर अपनी पकड़ बदल दी। अगले नाम अकादमियों से होंगे। अकादमियों से लगातार 3 प्रतिभाशाली छात्रों के नाम सामने आए। रॉयल अकेडमी से 1, मैज अकेडमी से 1, वॉरियर अकेडमी से 1। हर नाम का अपना महत्व था। उनकी प्रतिष्ठा इतनी मजबूत थी कि हॉल में शोरगुल तो था, लेकिन कभी अराजकता नहीं फैली। 10वें राजकुमार का नाम पहले ही शामिल कर लिया गया था, जिससे घोषित नामों की संख्या 4 हो गई। 6 शेष रहे और अब प्रमुख परिवारों की बारी थी। 3 नामों का जिक्र किया गया, लेकिन शायद उनकी सामाजिक स्थिति के कारण किसी ने कुछ नहीं कहा। हालांकि जब एरियन का नाम लिया गया तो माइकल ने देखा कि बहुत से लोगों के चेहरों पर असहमति के भाव थे, लेकिन किसी ने भी खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं की। अंत में एक ड्यूक, एक मार्क्वेस और एक काउंट बचे। व्यवस्था और जो कुछ भी वह सुन रहा था, उससे माइकल समझ गया था कि राज्य ने वास्तव में स्पष्ट इरादे से पहले 10 स्लॉट चुने थे। या तो वे राज्य में सबसे प्रतिभाशाली थे या उनका पशुओं को वश में करने से कोई संबंध था। राज्य कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था। वे उस पौराणिक खंडहर से अधिकतम लाभ प्राप्त करना चाहते थे। इस समय तक कोई वास्तविक संघर्ष नहीं हुआ था। माइकल ने कुछ पल के लिए सोचा कि क्या अंतिम 3 नामों की घोषणा होने पर भी यह बात सच रहेगी, क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि अगले नाम कौन से होंगे। दूसरे राजकुमार ने न तो विराम लिया और न ही अपनी स्थिति बदली। वे बस बोलते रहे। उनकी आवाज हमेशा की तरह मधुर और स्थिर थी। उन्होंने कहा, अगला नाम रेन नोआ है। हॉल में अफरा तफरी की लहर दौड़ गई। रेन नोआ कौन? कुछ ही रईसों ने उस उपनाम को पहचाना और उनमें से अधिकांश के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। दूसरे राजकुमार ने भ्रम की आशंका जताते हुए तुरंत स्पष्टीकरण दिया। रेन नोआ, बैरन नोआ का पुत्र। हलचल और तेज हो गई। एक बैरन का बेटा? क्या आप उन 10 मूल लोगों में से हैं? क्या ये राज्य के सबसे बलवान युवाओं के लिए बना स्थान है? हॉल में कोई बड़ा विद्रोह तो नहीं हुआ, लेकिन होने ही वाला था। लोगों ने एक दूसरे को देखा। उनकी निगाहें संदेह और अविश्वास से भरी हुई थीं। फिर दूसरे राजकुमार ने दोबारा बोलना शुरू किया और माहौल एकदम शांत हो गया। वह ग्रैंड नाइट वेरेन के पहले और वर्तमान में एकमात्र शिष्य भी हैं। मौन, पूर्ण, दिल दहला देने वाला सन्नाटा। ग्रैंड नाइट वेरेन। माइकल को उस नाम का अर्थ समझाने के लिए सेरिया की आवश्यकता नहीं थी। यहां तक कि वह व्यक्ति भी, जो अधिकांश राजनीति को नजरअंदाज करता था, ये बात जानता था। यह व्यक्ति राज्य की शक्ति के चरम पर था। रेन को कुलीन होने की भी आवश्यकता नहीं थी। उस उपाधि के साथ एक आम आदमी को भी उच्च कुलीन वर्ग के समान माना जाता था। इस तथ्य ने कि वह पहले से ही एक बैरन का बेटा था, इस मामले को स्वीकार करना और भी आसान बना दिया। इसीलिए किसी ने कुछ नहीं कहा। किसी वस्तु को देखने के लिए आधे खुले हुए मुंह बिना किसी आवाज के बंद हो गए। जिन आंखों में पहले तिरस्कार का भाव था, वे अब गणनात्मक दृष्टिकोण में बदल गईं। ग्रैंड नाइट वेरेन हमेशा से ही दरबारी खेलों से दूर रहे थे। वह सीधे राजशाही के प्रति जवाबदेह था। उन्होंने किसी गुट से खुद को नहीं जोड़ा, इस तरह के भोजों में भाग नहीं लिया और शायद ही कभी व्यक्तिगत शिष्य बनाए। और अब उनका पहला और इकलौता शिष्य उन 10 शिष्यों के बीच खड़ा था। बेशक वह ऐसा करेगा। कहीं कहीं कुछ रईसों ने आखिरकार इस नाम को हाल की किसी घटना से जोड़ दिया। ड्यूक की प्रतियोगिता, लकड़ी की तलवार लिए युवक, बैरन का पुत्र जो साम्राज्य के राजकुमार के साथ बराबरी के मैदान पर खड़ा।
था और उसने राजधानी के सामने ही उसे मार गिराया। रेन नोआ। माइकल ने हॉल में लोगों के बदलते भावों को देखा। एक पल के लिए उसे लगभग वह छवि फिर से दिखाई देने लगी। एक घिसा हुआ लकड़ी का ब्लेड, थकावट के बावजूद एक युवक सीधा खड़ा है, एक स्पष्ट दृढ़ इच्छा शक्ति। उसे महसूस हुआ कि उसके होंठ हल्के से खींच गए हैं। यदि उस जैसे व्यक्ति को खंडहर में जगह पाने की योग्यता नहीं थी तो प्रतिभा शब्द का कोई अर्थ ही नहीं रह गया था। जैसे ही ग्रैंड नाइट वेरेन का नाम लिया गया, पहले का तनाव बदल गया। संदेह अनिच्छापूर्वक स्वीकृति में परिवर्तित हो गया। फिलहाल बहस करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। तभी माइकल को इसका एहसास हुआ। दो निगाहें। उन्हें ये जानने के लिए देखने की जरूरत नहीं थी कि वे किसके हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने देखा। ऊंचे चबूतरे पर 7वें राजकुमार की निगाहें पल भर के लिए हॉल में घूमती रहीं, रईसों और मेहमानों को पार करते हुए एक पल के लिए उस पर ठहर गईं, जो कुछ ज्यादा ही लंबा था। उससे कुछ ही दूरी पर 9वें राजकुमार रेलियन ने भी ऐसा ही किया। उनका ध्यान ऐसे आगे बढ़ गया मानो कुछ हुआ ही न हो। माइकल की उंगलियों ने एक बार अपने गिलास के डंठल पर थपथपाया। तो बात कुछ ऐसी है। पहले नाम से लेकर अब तक सब कुछ बहुत साफ सुथरा रहा था। 10वां राजकुमार, अकादमी के 3 विलक्षण प्रतिभावान छात्र, कुलीन उत्तराधिकारी, ग्रैंड नाइट वेरेन के साथ रेन नूह। हर विकल्प दृढ़, सटीक और चुनौती देने में कठिन था। कागजों पर तो यह उचित प्रतीत होता है, सार्वजनिक रूप से बचाव योग्य। फिर भी 9वें और 7वें राजकुमारों ने इस पूरी सूची को सार्वजनिक करने के लिए मजबूर कर दिया था। माइकल सोच रहा था कि वे क्या हासिल करना चाहते हैं। जैसे जैसे वे अंत के करीब आते गए, वैसे वैसे यह और स्पष्ट होता गया। वे ये सब व्यर्थ की जिज्ञासावश नहीं कर रहे थे। केवल एक मूर्ख ही बिना किसी कारण के पूरे कुलीन वर्ग के सामने दूसरे राजकुमार से झगड़ा मोल लेगा। माइकल की नजरें एक बार फिर सेवक के हाथों में मौजूद पांडुलिपि पर टिक गईं। 2 नाम शेष रहे, उनमें से एक उसका था। अपने विचारों को शांत करते हुए उसने धीरे धीरे सांस छोड़ी। तो यहीं से संघर्ष शुरू होगा। और जैसा कि उम्मीद थी, दोनों राजकुमारों ने आखिरकार कार्रवाई की। 9वें राजकुमार ने सबसे पहले भाषण दिया। उन्होंने कहा, ये सभी को स्पष्ट प्रतीत होता है कि शाही परिवार ने सही चुनाव किया है। अब तक घोषित सभी उम्मीदवार वास्तव में राज्य के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक हैं, जो इस युग में अपनी आयु सीमा के भीतर हैं। कुलीन वर्ग के बीच सहमति में सिर हिलाने की एक लहर दौड़ गई। किसी ने आपत्ति नहीं जताई। वे ऐसा कैसे कर सकते थे? हर नाम के पीछे कोई न कोई ताकत, प्रतिष्ठा या उपलब्धि जुड़ी हुई थी। 7वें राजकुमार ने सहजता से हंसते हुए उनका अनुसरण किया। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। कुछ रईसों ने राहत की एक छोटी सी सांस ली। कुछ लोगों को तो अपने सीने में उत्साह की लहर दौड़ती हुई भी महसूस हुई। 10 और पद खाली हो रहे थे, और पहले 10 उनसे इतने आगे थे कि उनसे प्रतिस्पर्धा करना हमेशा से ही अवास्तविक था। लेकिन उनके चेहरों पर इनमें से कोई भी भावना नहीं दिखी। दूसरे राजकुमार के सामने किसी ने भी बहुत खुश दिखने की हिम्मत नहीं की, जबकि दोबारा व्यवधान होने के डर से माहौल में तनाव व्याप्त था। दूसरे राजकुमार ने बोलने के लिए अपना मुंह खोला। उन्हें कभी मौका ही नहीं मिला। 7वें राजकुमार ने अनायास ही अपना हाथ उठाया। उन्होंने कहा, सच कहूं तो आज रात से पहले मैं इस सूची में शामिल कुछ ही नामों को जानता था। यहाँ मौजूद हम में से कई लोगों के साथ भी ऐसा ही है। 9वें राजकुमार ने भीड़ की ओर मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। सभी राजकुमारों में से केवल दूसरे भाई ही इसमें गहराई से शामिल थे, और परिणाम देखकर हम केवल यही कह सकते हैं कि उन्होंने सराहनीय प्रदर्शन किया। 7वें राजकुमार ने बिना रुके बोलना जारी रखा। ऐसे में चुन सूची लगभग पूरी हो चुकी है। मेरा मानना है कि दूसरा भाई आखिरी 2 नाम एक साथ बता सकता है। मुझे यकीन है कि वे बाकी नामों से मेल खाएंगे। 9वें राजकुमार ने सहजता से अपनी बात पूरी की, और फिर हम अंततः भोज के रोमांचक भाग की ओर बढ़ सकते हैं। इस समय तो द्वितीय राजकुमार को भी अपना संयम बनाए रखने में संघर्ष करना पड़ा। उससे एक हल्की सी दबाव की अनुभूति हुई। हॉल में हवा का दबाव बढ़ गया। कुछ कमजोर रईस सहज रूप से अकड़ गए। उनकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई, मानो किसी ने उनके कंधों के बीच धीरे से हाथ दबाया हो। फिर दबाव गायब हो गया। दूसरे राजकुमार ने एक बार सांस छोड़ी, और वह अदृश्य भार मानो कभी प्रकट ही नहीं हुआ था, वापस उसके भीतर समा गया। उसके चेहरे पर एक बार फिर सौम्य मुस्कान लौट आए। 7वें भाई, 9वें भाई, तुम मुझे जरूरत से ज्यादा श्रेय दे रहे हो, उसने कहा। आखिरकार उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा। उसकी आंखें हल्की सी मुड़ी हुई थीं। ये कहना कि मैंने अकेले ही सूची का निर्देशन किया और राज्य के हर अकादमी और स्तंभ के साथ चर्चा की, ये घोषणा करने के समान होगा कि आपने पहले ही मुझे राज्य की बागडोर सौंप दी है। हॉल में फिर से सन्नाटा छा गया। यह एक मजाक था। सबने इसे मजाक समझा, लेकिन हास्य के पीछे एक मौन संदेश छिपा था। यदि वास्तव में ये सब केवल उन्हीं पर निर्भर था, तो अन्य राजकुमारों ने पहले ही उनकी श्रेष्ठता को स्वीकार कर लिया होगा। कई रईसों ने अपनी निगाहें नीचे कर ली, अपनी आंखों में पल भर के लिए जगी चमक को छुपाने की कोशिश की। ऊंचे चबूतरे पर खड़े होकर 7वें राजकुमार की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। दूसरे राजकुमार ने उनकी ओर अपना सिर थोड़ा झुकाया। मुस्कुराते हुए उन्होंने आगे कहा, सौभाग्य से महाराजा, शाही परिषद के वरिष्ठ सदस्य, अकादमी के प्रमुख और कई अन्य लोग इसमें शामिल थे। मैं तो बस कई आवाजों में से एक था। वह वापस हॉल की ओर मुड़ गया। तो अब आइए हम जो शुरू किया था उसे पूरा करें। जब हॉल के प्रवेश द्वार से एक जोरदार घोषणा की आवाज गूंजी, तो दूसरे राजकुमार ने यही कहा था, महान राजकुमारी प्रिसिला आ गई हैं। सभी लोग उन्हें प्रणाम करें। हॉल में तुरंत बदलाव आ गया। सभी ने अपना सिर झुका लिया। यहाँ तक कि सबसे अभिमानी युवा उत्तराधिकारी भी बिना किसी झिझक के औपचारिक रूप से झुककर अभिवादन करते थे। कमरे में मौजूद सभी लोगों के चेहरे के भाव लहर की तरह बदलते रहे। लियोनार्ड विल और दोनों राजकुमार निश्चित रूप से अच्छे मूड में नहीं थे। उनकी प्रतिक्रियाएं सूक्ष्म थीं, लेकिन वे मौजूद थीं। राजकुमारी प्रिसिला ऐसी शख्सियत नहीं थी जिन्हें वे नजरअंदाज कर सकें।
माइकल ने थोड़ी जिज्ञासा के साथ इस बदलाव को देखा। उन्हें शाही शिष्टाचार की उचित गहराई का ज्ञान नहीं था, लेकिन उन्होंने भीड़ का अनुसरण करते हुए अपना सिर झुका लिया। लेकिन जो भी उसकी तरफ नजर डालता उसे एक बहुत ही सरल बात नजर आ जाती। उनका हावभाव सहज और आरामदेह था। प्रवेश द्वार पर भारी दरवाजे पूरी तरह खुल गए। हॉल में धीमी कदमों की आहट गूंज उठी। राजकुमारी प्रिसिला गहरे नीले रंग के गाउन में प्रकट हुई, जिस पर हल्के चांदी के पैटर्न की कढ़ाई की गई थी। उनकी उपस्थिति मात्र से ही हॉल में एक शांत सा प्रभाव महसूस हो रहा था। जब तक उसकी आवाज सुनाई नहीं दी तब तक कुलीनों ने अपने धनुष संभाले रखे। अपना सिर ऊपर उठाओ। उन्होंने तुरंत आज्ञा का पालन किया। राजकुमार मंच से नीचे उतरे और अभिवादन में झुके। राजकुमारी प्रिसिला ने मंच की ओर कदम बढ़ाने से पहले एक बार पूरे हॉल पर अपनी नजर घुमाई। माइकल ने उसे पास आते हुए देखा। उसके कदम स्थिर थे, उसकी उपस्थिति प्रभावशाली थी, और जब उसने एकत्रित रईसों को देखा तो उसकी आंखों में जिज्ञासा की एक हल्की सी झलक थी। एक क्षण के लिए उसकी निगाहें उससे मिली, फिर वह आगे बढ़ गई। जब तक वह आगे नहीं पहुंची तब तक हॉल में सन्नाटा छाया रहा। दूसरे राजकुमार ने विनम्रतापूर्वक इशारा किया। महामहिम, आपका आगमन इस सभा के लिए सम्मान की बात है। प्रिसिला ने सहमति में अपना सिर झुकाया। मैंने सुना है कि आपके यहाँ शाही भोज है। मेरा इसमें शामिल न होना असभ्यता होगी। मैं आपके लिए एक सीट का इंतजाम करता हूँ। ये ठीक है। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें स्वाभाविक अधिकार झलक रहा था। माइकल ने देखा कि 7वें और 9वें राजकुमारों ने एक दूसरे को संक्षिप्त रूप से देखा। उनका पहले वाला आत्मविश्वास थोड़ा डगमगा गया था। ये स्पष्ट था कि उन्होंने उसके आने की उम्मीद नहीं की थी। दूसरे राजकुमार ने उन्हें हल्की सी मुस्कान दी, फिर वह भीड़ की ओर मुड़ गए। अब जबकि महान राजकुमारी हमारे साथ जुड़ गई हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रॉल को दोबारा उठाया गया। दूसरे राजकुमार ने राजकुमारी प्रिसिला पर एक संक्षिप्त नजर डाली, फिर 7वें और 9वें राजकुमारों पर, जिनके विनम्र भाव अब काफी तनावपूर्ण हो गए थे। सूची में 9वां नाम विस्काउंट माइक नॉर का है। हॉल में असमान लहरों जैसी प्रतिक्रिया हुई। बहुत कम लोग माइकल को व्यक्तिगत रूप से जानते थे, लेकिन बहुत से लोग उससे अनजान भी नहीं थे। ड्यूक का टूर्नामेंट, विस्काउंट के पद पर तेजी से पदोन्नति। कुछ लोगों ने उसकी ओर निगाहें घुमाई। माइकल ने उन निगाहों को महसूस किया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह बस आराम की मुद्रा में खड़ा था। उसने एक और बात पर ध्यान दिया। 7वें राजकुमार, 9वें राजकुमार और लियोनार्ड वेल के चेहरे अप्रसन्न नहीं थे। माइकल को इसका कारण समझ आ गया। संभवतः उनका इरादा दूसरे राजकुमार को सार्वजनिक रूप से घेरना और विवाद खड़ा करना था। लेकिन राजकुमारी प्रिसिला के अचानक उपस्थित होने से उनके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसके यहाँ होने से चयन सूची के आसपास अराजकता फैलाने का कोई भी प्रयास अब जोखिम भरा हो गया था। दूसरे राजकुमार ने अपना हाथ फिर उठाया। उन्होंने आगे कहा, और अंतिम नाम ओगा है। माइकल को अप्रत्याशित रूप से पुरानी यादों का एहसास हुआ। ओगा, जिस दिन उन दोनों के बीच लड़ाई हुई थी, उसके बाद से उसने उस लड़के को नहीं देखा था। मानव रूप में लिपटी प्रकृति की एक शुद्ध शक्ति। उसने कुछ पल के लिए सोचा कि ओगा यहाँ क्यों नहीं है, और रेन भी यहाँ क्यों नहीं था। अगर उनके नाम सूची में थे तो निश्चित रूप से उन्हें आमंत्रित किया गया होगा, लेकिन उनमें से कोई भी हॉल में कहीं भी खड़ा नहीं था। वह अभी भी उसी बारे में सोच ही रहा था कि हॉल के दूसरे छोर से एक धीमी आवाज सुनाई दी। ये शांत था, लगभग सौम्य था, फिर भी ये पूरे स्थान में ऐसे फैल गया मानो हवा के झोंके से बह रहा हो। कोई उपनाम नहीं। क्या यह ओगा कोई आम आदमी है? यहाँ आम आदमी का नाम क्या कर रहा है? सन्नाटा छा गया। हालांकि वक्त आसानी से दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी लोगों के चेहरे उस स्रोत की ओर मुड़ गए। कुछ ही देर बाद प्रवेश द्वार से एक और तेज आवाज गूंजी। 10वें राजकुमार आ गए हैं। सभी लोग उन्हें प्रणाम करें। हॉल में हलचल की एक लहर दौड़ गई। दर्जनों रईसों ने झुककर प्रणाम किया। लोगों ने पूरी तरह से सधे हुए और अभ्यास किए हुए अंदाज में अपने सिर नीचे झुका लिए। 5 को छोड़कर 7वां राजकुमार, 9वां राजकुमार, राजकुमारी प्रिसिला। दूसरे राजकुमार ने अपने छोटे भाई के सामने सिर नहीं झुकाया। और माइकल, वह हल्के से भौहें चढ़ाए खड़ा रहा। कुछ रईसों ने जब उसे देखा तो वे भयभीत होकर अकड़ गए। मौके पर ही कानाफूसी शुरू होने वाली थी। क्या विस्काउंट ने सिर नहीं झुकाया? क्या वह पागल था? क्या वह नहीं जानता था कि 10वां राजकुमार कौन था? एरियन ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी। उसकी उंगलियां माइकल की आस्तीन से हल्के से छू गईं। उसकी आवाज मुश्किल से एक सांस से ज्यादा थी। सर माइक, अपना सिर झुकाएं। सेरिया दूसरी तरफ से झुकी। उसकी फुसफुसाहट भी तीक्ष्ण और बेचैन थी। माइकल हिला तक नहीं। एरियन की सांस अटक गई। सेरिया की आंखें चौड़ी हो गईं। उन्हें अवज्ञा का डर नहीं था, बल्कि गलतफहमी का डर था। शाही परिवार के अन्य सदस्यों के सामने राजकुमार के प्रति सम्मान न दिखाना दरबारी शिष्टाचार में कोई छोटी बात नहीं थी। सर माइक, एरियन ने धीमी आवाज में कहा। कृपया। उसने ऐसा व्यवहार किया मानो उसने कुछ सुना ही न हो। माइकल की निगाहें एक जगह स्थिर और भावहीन चेहरे के साथ दरवाजों पर टिकी रहीं। कुछ रईसों ने अपनी निगाहें थोड़ी ऊपर उठाईं और विस्काउंट को अभी भी सीधा खड़ा देखकर वे जम गए। सेरिया का हाथ कांपने लगा, क्योंकि उसने महसूस किया कि अन्य राजघरानों की निगाहें उनकी ओर मुड़ गई हैं। एरियन ने बड़ी मुश्किल से अपनी बात कही। सर माइक, कृपया कम से कम अपनी निगाहें नीचे कर लें, उसने फुसफुसाते हुए कहा। माइकल ने ऐसा नहीं किया। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं, मानो पास आ रही किसी शख्सियत ने उसका ध्यान आकर्षित कर लिया हो। हॉल के दरवाजे और चौड़े खुल गए। कुलीन वर्ग में एक सामूहिक भावना व्याप्त थी। वह आ चुका था 10वां राजकुमार। भारी दरवाजे पूरी तरह खुल गए। हॉल में रोशनी फैल गई और अंदर कदम रखने वाले व्यक्ति पर वह चमक पड़ी। वह लगभग 20 साल का लग रहा था। उसके बाल गहरे सुनहरे रंग के थे। हर एक बाल रोशनी को इस तरह से पकड़ता था कि उसकी उपस्थिति को अनदेखा करना असंभव था। उसके चेहरे पर ये बाल खूबसूरती से समाये हुए थे, और अगर उसकी नैन नक्श थोड़े तीखे न होते तो वह सौम्य ढंग से आकर्षक लगता।
लेकिन उनकी आंखें ही थीं जो उन पर नजर डालने वाले हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लेती थीं। केंद्र में सोना, किनारों के पास गहरा एम्बर रंग और एक दरार जैसी आकृति जो किसी जानवर की निगाहों से मिलती जुलती थी। माइकल ने राजकुमार को शांत निगाहों से देखा तो यही वह थी जिसे प्रतिभा में राजकुमारी प्रिसिला की प्रतिद्वंदी कहा जाता था। उनसे शक्ति का आभास होता था। कम से कम वह कुछ महीने पहले रेन की तुलना में और उस शाही राजकुमार की तुलना में अधिक मजबूत महसूस कर रहा था जिसे रेन ने मार गिराया था। लेकिन माइकल के लिए यह अभी भी बहुत कमजोर था। माइकल को झुकने में कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि वह बस भीड़ का अनुसरण कर रहा था। राजकुमारी प्रिसिला के आने पर वह बिना किसी शिकायत के भीड़ के पीछे पीछे चल पड़ा, भले ही उसे शिष्टाचार के हर नियम की समझ न हो। लेकिन प्रवेश द्वार पर 10वें राजकुमार की आवाज सुनने के बाद अब झुकना असहज महसूस हो रहा था। राजकुमार के आगमन पर बोले गए पहले शब्द माइकल के मन पर इस तरह से असर डाल गए कि वह उन्हें अनदेखा नहीं कर सका, इसलिए उसने उन्हें ध्यान से सुनना शुरू कर दिया। राजकुमारी प्रिसिला का अभिवादन करने के बाद 10वें राजकुमार ने थोड़ा सा मुड़ा। उनकी निगाहें दूसरे राजकुमार की ओर घूमी और उन्होंने आदरपूर्वक सिर हिलाया। दूसरे राजकुमार ने भी उतनी ही सहजता से सिर हिलाकर सहमति दी। उस संक्षिप्त बातचीत के बाद ही 10वें राजकुमार की निगाहें आगे बढ़ीं। उसने 7वें राजकुमार या 9वें राजकुमार की ओर नहीं देखा। वह उनके साथ ऐसा व्यवहार करता था मानो वे उसके बगल में खड़ी हवा हो। 7वें और 9वें राजकुमारों के चेहरे के भाव एक पल के लिए बदल गए, लेकिन 10वें राजकुमार को इसकी परवाह नहीं थी। उसका ध्यान मानो कमरे में मौजूद किसी और चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, उसी तरह स्क्रॉल पर लिखी सूची की ओर केंद्रित हो गया। माइकल ये सब चुपचाप देखता रहा। तो ये था शाही परिवार। यह एक बहुत ही अव्यवस्थित मामला था। 10वें राजकुमार ने अपनी दृष्टि उस पांडुलिपि पर सरपट डाली। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, मानो उसे कुछ याद आ रहा हो। उन्होंने शांत स्वर में बात की जो पूरे हॉल में गूंज उठा। मैंने थोड़ी देर पहले कौन सा नाम सुना था? कमरा फिर से शांत हो गया। ओह ठीक है, यही बात थी। उनकी आवाज में कुछ विचार झलक रहा था। मैं अपनी चाची के साथ आई थी, लेकिन उनके साथ अंदर नहीं गई। अंदर कदम रखने से पहले मुझे कुछ काम निपटाने थे। उसकी नजरें स्क्रॉल से उठी और उसने हॉल का जायजा लिया। लेकिन प्रवेश द्वार से ही मुझे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। एक ऐसा नाम जो मेल नहीं खाता था। उनकी आवाज से सारी कोमलता गायब हो गई। एक आम आदमी का नाम सूची में क्या कर रहा था? ये शब्द हॉल में ठंडे पानी की तरह गिरे। 10वां राजकुमार बिना रुके बोलता रहा। कोई उपनाम नहीं, कोई घर नहीं, कोई उपाधि नहीं, फिर भी कुलीन वंश के उत्तराधिकारियों और राज्य की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं के साथ स्थान प्राप्त है। उसकी आंखें तेज हो गईं। क्या अब खंडहर में कोई भी मनमाना नाम रखा जा सकता है? माइकल ने अपनी निगाहें हॉल में इधर उधर घुमाई। 10वें राजकुमार से सभी सहमत नहीं थे, लेकिन अधिकांश रईस सहमत थे। उसने इसे छोटी छोटी सहमति भरी मुद्राओं में देखा। कुछ लोगों के कंधे इस तरह ढीले पड़ गए मानो आखिरकार किसी ने वह बात कह दी हो जो बहुत से लोग कहना चाहते थे। कुछ लोग असहज दिखे, लेकिन सहमति का भाव अभी भी हावी था। माइकल की निगाहें लियोनार्ड की ओर मुड़ गईं। रानी का भतीजा एकदम शांत हो गया था, फिर भी उसके चेहरे के भावों में दूसरों की तुलना में अधिक बदलाव आया था। अब उसकी आंखों में हल्की सी चमक दिखाई दे रही थी। उसके होठों के कोने लगभग अदृश्य मात्रा में ऊपर उठ गए थे। वो प्रसन्न हुआ। मंच पर 7वें राजकुमार के चेहरे से तनाव गायब हो गया था। उनकी पहले की झुंझलाहट शांत संतुष्टि में बदल गई। 9वें राजकुमार रेलियंट ने खुलकर मुस्कुराया नहीं, लेकिन उनकी आंखों में एक आनंदित चमक थी। 10वां राजकुमार दोबारा बोलने के लिए तैयार लग रहा था। उसके होठों से अगला शब्द निकलने से पहले ही हॉल के उस पार से एक और आवाज सुनाई दी। और एक आम आदमी में क्या खराबी है? एक पल में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें मुड़ गईं। एक राजकुमार द्वारा दूसरे राजकुमार की बात काटना एक अलग बात थी, लेकिन अगर कोई और इसे करे तो पागलपन। एरियन को लगा जैसे उसके चेहरे का रंग उड़ गया हो। सेरिया की उंगलियां अपनी पोशाक के कपड़े पर कसकर बंद हो गईं। आवाज का स्रोत सबके सामने खड़ा था। माइकल। मंच पर पहुंचते ही 7वें राजकुमार की आंखें थम सी गईं। रेलियन की आंखों में खुशी का भाव और गहरा हो गया। लियोनार्ड वेल ने अविश्वास से अपना सिर घुमाया और फिर अपनी निगाहें सिकोड़ ली। राजकुमारी प्रिसिला की भौहें थोड़ी सी उठीं। उनके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, बल्कि केवल रुचि थी। दूसरे राजकुमार एकदम शांत हो गए, माथे को रगड़ने की इच्छा को दबाते हुए उनकी उंगलियां आर्मरेस्ट पर ढीली पड़ गईं। 10वें राजकुमार की निगाहें हॉल के केंद्र की ओर घूम गईं। उन दरिंदों जैसी आंखें एक बार फिर माइकल पर टिक गईं। हवा में दबाव की एक हल्की लहर दौड़ गई। ये किसी को पूरी तरह से तोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं था, लेकिन कमजोर रईसों को हौंफने पर मजबूर करने के लिए काफी था। माइकल के चेहरे के भाव में कोई बदलाव नहीं आया। 10वें राजकुमार की आवाज ने तनाव को चीर दिया। क्या आपने कुछ कहा? शुरू में उनका लहजा नरम था, लगभग अनौपचारिक सा, लेकिन हर रईस ने महसूस किया कि माहौल तनावपूर्ण हो गया है। दर्जनों निगाहें एक बार फिर माइकल की ओर घूम गईं। एरियन की सांस रुक गई। सेरिया की उंगलियां उसकी पोशाक में धंस गईं। माइकल ने बिना किसी झिझक के राजकुमार की आंखों में आंखें मिलाईं। मैंने पूछा कि एक आम आदमी में क्या खराबी है? तब 10वें राजकुमार ने हंस दिया। एक चौड़ी चमकदार खुलेआम उपहास भरी हंसी जो सुनहरी दीवारों से टकराकर गूंजी और रईसों को ऐसे चीर गई जैसे तिरस्कार में डूबी हुई तलवार। वह अभी भी हंसते हुए अपनी आंख के कोने से एक काल्पनिक आंसू पोंछ रहा था। एक आम आदमी, उसने कहा। एक आम आदमी। उसकी मुस्कान और भी तीखी हो गई। क्या आप सचमुच नहीं समझते, या आप नाटक कर रहे हैं? उसने एक कदम आगे बढ़ाया। आम लोग पानी लाते हैं, आम लोग सड़कें साफ करते हैं, आम लोग पैसे कमाने के लिए खरगोश और जंगली सुअर का शिकार करते हैं। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। आम लोग कुलीन वंश के वारिसों के साथ खड़े नहीं होते, और वे निश्चित रूप से उन प्राचीन खंडहरों में प्रवेश नहीं करते जो राज्य के स्तंभों के लिए बने थे। उसकी निगाहें हॉल में धीरे धीरे तिरस्कारपूर्ण ढंग से घूमती रहीं।
एक आम आदमी की तुलना एक कुलीन व्यक्ति से करना मिट्टी की तुलना संगमरमर से करने जैसा है। कुछ रईस सहम गए, इसलिए नहीं कि वे असहमत थे बल्कि इसलिए कि वह बहुत ही स्पष्टवादी था। 10वें राजकुमार ने अपनी नजरें माइकल की ओर लौटा ली। ये प्राकृतिक व्यवस्था है। आम लोग सेवा करते हैं, कुलीन लोग नेतृत्व करते हैं, और जिनका कोई खानदान या इतिहास नहीं है उन्हें अपनी जगह पता होनी चाहिए। उनकी आवाज धीमी हो गई, शांत लेकिन प्रभावशाली। क्या आपका मतलब यह है कि वे ऐसा नहीं करते? क्या आपका मतलब यह है कि महल के फर्श पर मिट्टी से सजावट की जानी चाहिए? हॉल में सन्नाटा छा गया। सभी लोग इंतजार कर रहे थे। विस्काउंट क्या कहेंगे? माइकल ने राजकुमार की आंखों में देखा और शांत स्वर में बोला, एक आम आदमी से भी कमजोर होकर भी आपके पास कहने के लिए बहुत कुछ है।